लर्निंग मार्केट विद मनीष में आज हम अपने NISM कमोडिटी सीरीज का 5th चैप्टर ट्रेडिंग मैकेनिज्म का डिस्कशन करेंगे। जो हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स डिस्कस किए ना, वो 4 बेसिकली रिलेट करते हैं थ्योरी पोर्शन से। अब जो हम आते हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं कि मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है, उसका डिस्कशन करेंगे। क्या ऑर्डर प्राइस कैसे लगता है, क्या सेल कैसे होता है, ये चीज़ करके दिखाएंगे नहीं, बट वो भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 4 चैप्टर्स रफली आपका 60 to 70% कवर करते हैं। नेक्स्ट जो 4 चैप्टर हैं वो आपका 30 to 35% कवर करते हैं। सो इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम वो समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। और अगर आपको मॉडल एग्जाम पेपर्स वगैरह अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डालिएगा। जो मॉडल एग्जाम पेपर्स मेरे पास थोड़े बहुत कहीं से जुगाड़ किए हुए हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक, मेंबरशिप ऑफ ए कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। देखिए, ऐसा है कि कोई भी कमोडिटी एक्सचेंज या कोई भी एक्सचेंज डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कराता है। मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस ट्रेड इन द मार्केट, ठीक है। तो ब्रोकर के थ्रू ही क्लाइंट को ट्रेड करना पड़ता है। अब क्लाइंट, आप रिटेल क्लाइंट हो, आप इंस्टीट्यूशन हो, आप टाइटन हो, आप हिंडाल्को हो, आपको अगर ट्रेड करना है तो किसी ब्रोकर के थ्रू ही करना होगा या खुद ब्रोकर बनना पड़ेगा। मेंबरशिप कैसे मिलती है? देखिए, रूल्स रेगुलेशन इक्विटी और कमोडिटी के लिए मेंबरशिप के सेम है। डिपॉजिट स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, बाकी रूल्स रेगुलेशन सब सेम है। और सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन ही इसको गवर्न करता है। इसमें इन लोगों ने जो अलग अलग टाइप की मेंबरशिप होती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका अलग अलग नेटवर्क क्राइटेरिया है, अलग अलग डिपॉजिट स्ट्रक्चर है, सब कुछ डिफाइन करके रखा हुआ है। और डिपेंड करता है एक्सचेंज टू एक्सचेंज। कुछ एक्सचेंजेस के डिपॉजिट स्ट्रक्चर ज़्यादा है, कुछ एक्सचेंजेस के कम है। ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है एक्सचेंज टू एक्सचेंज, ठीक है। अब कमोडिटी एक्सचेंजेस प्रिस्क्राइब डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एंड दे टेक इनटू अकाउंट स्पेसिफिक फैक्टर लाइक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कैपिटल एडुकेसी, ट्रैक रिकॉर्ड, एडुकेशन, एक्सपीरियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर, whether they can offer broking services or not। तो एक्सचेंजेस एक ड्यू डिलीजेंस टाइप का करता है। एक्सचेंज के ऑफिसर्स विजिट भी करते हैं। अगर कोई, आप मान लो मेंबरशिप लेने में इंटरेस्टेड हो, तो एक्सचेंज के ऑफिसर्स विजिट भी करते हैं ऑफिस, देखते हैं क्या सेटअप है आपका, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं कि नहीं है, आप सेटअप चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। बिकॉज मेंबरशिप लेना सिर्फ उससे लेने से नहीं हो जाएगा, बहुत सारे कंप्लायंस चले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई डेवलप हो जाती हैं, तो वो चीज़ हो गई। अब an applicant for a commodity exchange membership must possess a minimum stipulated net worth। देखिए, अगर हम जब ये मेंबरशिप का डिस्कस करेंगे ना तो बताता हूँ मैं। देखिए, कमोडिटी एक्सचेंजेस में सबसे बड़ा एक्सचेंज MCX है, 95% वॉल्यूम उनका है। NSE, BSE, ICX, NCDX जोड़ के 5% वॉल्यूम है। 95% कमोडिटी मार्केट का वॉल्यूम इज MCX, ठीक है। तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूँ। उसकी वेबसाइट पर जो डिटेल्स हैं उसको देख के मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रेडिंग मेंबरशिप अगर इसको लेना है आपका, तो नेटवर्क रिक्वायरमेंट 25 लाख रुपीज़ आता है। तो इतना मिनिमम नेटवर्क आपका होना चाहिए। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबरशिप, मिनिमम नेटवर्क रिक्वायरमेंट इज 1 करोड़, ठीक है। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबरशिप, मिनिमम नेटवर्क रिक्वायरमेंट इज 5 करोड़। एक और मेंबरशिप टाइप होता है MCX में, एक और मेंबरशिप टाइप है ITCM, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबरशिप। मतलब आप किसी दूसरे ब्रोकर का भी ट्रेड्स क्लियर कर सकते हैं। उसका MCX का नेटवर्क रिक्वायरमेंट इज 3 करोड़। तो नेटवर्क रिक्वायरमेंट आपने देख लिया। अब ट्रेडिंग मेंबरशिप क्या होती है? ये बस ट्रेड करते हैं और इनके क्लाइंट्स के बिहाफ पे ये ट्रेड करते हैं। इनके पास क्लियरिंग राइट्स नहीं होते। देखिए, क्लियरिंग राइट्स क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए आप एक क्लाइंट है, आपने एक बाई किया, मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने एक सेल किया, ठीक है। ये जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट करेगा ट्रेडिंग मेंबर। जब ट्रेडिंग मेंबर ये एग्जीक्यूट करेगा तो उसको बाई पे जो मार्जिन लगना था वो भी लगेगा, सेल पे जो मार्जिन लगना था वो भी लगेगा। हाउएवर, क्लियरिंग मेंबरशिप जिसके पास होगी वो क्या करता है कि वो, मान लीजिए सेम कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड का ही एक लॉट बाई एक लॉट सेल है, तो उसका मार्जिन खाली डिफरेंशियल का ब्लॉक होगा, पूरा दोनों बाई और दोनों सेल का ब्लॉक नहीं होगा। ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो। तो क्लियरिंग मेंबरशिप में डिफरेंस यही होती है। क्लियरिंग में जो दो ट्रेड हैं आपस में अगर नेट ऑफ हो रहे हैं
उसको छोड़ के जो बाकी पैसा होता है वही उनको पे करना पड़ता है। मान लीजिए 2 क्लाइंट का बाई पोजीशन है, 3 क्लाइंट का सेल पोजीशन है और नेट में लास्ट में 2 लॉट का बच रहा है डिफरेंस, तो वो 2 लॉट का ही मार्जिन ब्लॉक होगा क्लियरिंग मेंबर का, जबकि ट्रेडिंग मेंबर का हर बाई पोजीशन पे ब्लॉक होगा, हर सेल पोजीशन पे ब्लॉक होगा। तो ये हो गया ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर में अंडरलाइंग डिफरेंस। क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर कैसे करना है। ठीक है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ दिस ट्रेड इज डन थ्रू ए क्लियरिंग मेंबर। सो ये ट्रेडिंग मेंबर जो होंगे ना, ये अपने आप को किसी ITCM इंस्टीट्यूशनल क्लियरिंग मेंबर या किसी प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर PCM के अंडर रजिस्टर करेंगे। सेल्फ क्लियरिंग मेंबरशिप, मान लीजिए जो भी बड़े ब्रोकर्स हैं वो लोग क्या देखते हैं, यार मेरे पास तो लाखों क्लाइंट्स ट्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग बाई कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं, मैं कितना मार्जिन ब्लॉक कर रहा हूँ अपना, और इंट्राडे भी कर रहे हैं लोग। इंट्राडे में मुझे एक्सपोजर देना है उसको, अब तो एक्सपोजर चलिए बहुत कम हो गया है, बट पहले तो एक्सपोजर लोग देते थे। मान लीजिए मुझे एक्सपोजर देना है, मैंने मार्जिन ही नहीं रहेगा, मैं एक्सपोजर कहाँ से दूंगा, तो वो क्या करते थे, क्लियरिंग मेंबरशिप, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबरशिप ले लेते थे। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए 4 क्लाइंट्स ने बाई पोजीशन बनाई, 4 क्लाइंट ने सेल पोजीशन बनाई, एक बाई पोजीशन थी आपकी 6 लॉट की, सेल पोजीशन है आपकी 8 लॉट की, तो जो डिफरेंस बच रहा है 2 लॉट का सेल पोजीशन, उसका ही खाली आपका मार्जिन ब्लॉक होगा। ये हो गया आपका क्लियरिंग मेंबरशिप। ठीक है, इसमें क्या होता है, दे कैन एग्जीक्यूट देयर ओन ट्रेड and for their clients and clear and settle the trade executed by himself as well as for the client। इसका मतलब क्या है, जो 2 ट्रेड्स हो रहे हैं उसको बीच में ये जो डिफरेंस रहेगा उसको ही ये पे करेगा। तो 6 लॉट बाई था, 8 लॉट सेल है, तो नेट में 2 लॉट सेल का ही मार्जिन इसका ब्लॉक होगा। और ये अपना क्या करते हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी अपना इनको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट पैसे, इनको देखना पड़ेगा कि इनके पास है कि नहीं है। ट्रेडिंग मेंबर का तो क्या है, वो तो बोलेगा भाई तुम मेरे को पैसा दो तो ही मैं आपको ट्रेड करने दूंगा। ये क्या करते हैं, इनको ऐसा हो सकता है कि कुछ लॉट बाई है, कुछ लॉट सेल है, सारे के पैसे इनके पास नहीं है, इनको एक्सचेंज को लेकिन सिर्फ 2 लॉट ही देना है, तो इसीलिए इनकी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट वगैरह भी हाई होती है। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर क्या होता है, ये दूसरों के बदले क्लियरिंग करते हैं। तो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर वो होते हैं जो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बेसिकली बैंक्स वगैरह लेते हैं, और 1-2 कस्टोडियंस वगैरह हैं जो लोग लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ क्लियरिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो आप मान लीजिए आप और हम हैं, तो हमारे थ्रू कोई क्लियरिंग कर सकता है बस, और कुछ नहीं। जो ट्रेडिंग मेंबर ऊपर दिख रहे थे, ये तो खुद से क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो ये आते हैं PCM के पास। और बीच में एक और कैटेगरी होती है ITCM, जो कि ट्रेड भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, और ये क्या नाम है इसका, नॉर्मल आपका डे टू डे एक्टिविटी जैसे ब्रोकर की होती है वो भी वो कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्लियरिंग वाले सिर्फ क्लियरिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर हु इज नॉट ए ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग टिपिकली बैंक कस्टोडियन बिकम्स प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। इंडिया में जैसे ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये लोग क्लियरिंग मेंबर हैं। ठीक है, तो और कस्टोडियंस में जैसे एडलवाइज की 1-2 एंटिटी, ऑर्बिस बोल के एक कंपनी है वो है, तो ये लोग कस्टोडियंस हैं। Most of the members of the commodity derivative exchange operate as trading cum clearing member TCM of one or more exchange। देखिए अब मान लीजिए MCX में मान लीजिए 1000 मेंबर है, ठीक है, तो अगर 1000 मेंबर होंगे ना, तो उसमें निकलेंगे आपको 500 निकलेंगे, आपको 500 या 600 निकलेंगे ट्रेडिंग मेंबर, 300 निकलेंगे या 400 निकलेंगे आपके ITCM और सॉरी DCM ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, और 10-12 निकलेंगे आपके ITCM और 1-2 निकलेंगे आपको प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। अब ऑथराइज पर्सन बेसिकली क्या हो गया, देखिए हर ब्रोकर अपना एक लिमिटेड ऑफिस ही खोल सकता है, राइट। अगर इंडिया में एक्टिव ब्रोकर्स की बात करें तो इक्विटी और कमोडिटी सब जोड़ दीजिए, 1000 से ज़्यादा एक्टिव ब्रोकर है नहीं, तो 1000 ब्रोकर क्या पूरे इंडिया को कैटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे, पहले के ज़माने में सब ब्रोकर बोल के कंसेप्ट होता था, वो सब ब्रोकर कंसेप्ट धीरे धीरे बंद हो गया, सब ब्रोकर कंसेप्ट धीरे धीरे बंद हो गया और आ गया कंसेप्ट ऑथराइज पर्सन का। ठीक है, ऑथराइज पर्सन क्या हो गया, ये बेसिकली ब्रोकर का नेटवर्क एक्सपैंड करता है। मान लीजिए ब्रोकर बैठा है कलकत्ता में, उसको बिजनेस करना है मान लीजिए जमशेदपुर में, ठीक है, तो वो जमशेदपुर में देखिएगा कोई एक ढंग का आदमी मिला जिसके पास कुछ क्लाइंट्स वगैरह भी हों, जिसके पास खुद का नॉलेज बेस हो, जिसको पता है कैसे ट्रेड करते हैं, तो वो क्या करेगा, ऑथराइज पर्सन उसको बनाएगा और उसके थ्रू अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेगा, अपने जो कंपनी का ब्रांड है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और सब ब्रोकर को सेबी ने 2019 में बंद कर दिया, सारे सब ब्रोकर्स को ऑथराइज पर्सन बना दिया गया। और
सबकी इनकी बेसिक कोई हाई फाई क्राइटेरिया नहीं होती है, नॉर्मल क्राइटेरिया ही होती है। एक इंडिविजुअल होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस ऑफ वर्क होना चाहिए, दैट्स इट, यही इनकी क्राइटेरिया होती है। अब ट्रेडिंग सिस्टम इन्हें कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, देखिए आज के डेट में सब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है। सो अगर आप मान लीजिए फ़ोन लगा के भी ऑर्डर करते हैं तो वो क्या होता है, कोई डीलर के पास जाता है कॉल, वो डीलर आपका सौदा एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर पे, और वो कंप्यूटर पे जो सौदा एग्जीक्यूट होता है वो पहले ब्रोकर के सर्वर पे जाता है, ब्रोकर के सर्वर से एक्सचेंज के सर्वर पे जाता है, और अगर आपको डायरेक्ट सर्वर मिला हुआ है तो वो डायरेक्ट एक्सचेंज के सर्वर पे जाता है। अब इस सिस्टम में क्या होगा, जो ब्रोकर रहेगा वो ऑर्डर डाल पाएगा और ऑर्डर जाएगा एक्सचेंज के सर्वर पे। ऑर्डर जब आपने एग्जीक्यूट किया तो आपने एक पर्टिकुलर प्राइस लगाया, उस प्राइस पे जब आपका मार्केट प्राइस आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही बेसिकली ऑर्डर मैचिंग सिस्टम होता है। आपने मान लीजिए बाई का ऑर्डर लगाया, कोई उस प्राइस पे अगर सेल करता है तो आपका ऑर्डर हिट करेगा। मान लीजिए आपने सेल का ऑर्डर लगाया तो कोई उसी प्राइस पे अगर बाई का ऑर्डर प्लेस करता है तो आपका ऑर्डर मैचिंग हो जाएगा। और ये हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है। सो मान लीजिए 900 रुपये पे बाई करने का 10 जन ने ऑर्डर लगाया, तो जो फर्स्ट ऑर्डर जिसने लगाया होगा, अगर फर्स्ट सेल का 900 का किसी का आता है तो वो जो फर्स्ट जिसने ऑर्डर लगाया तो उसी को मिलेगा। रूल्स ऑफ बाई एंड सेल साइड ऑफ फ्यूचर्स, देखिए सेल साइड में सेलर नीड्स टू पे एन अपफ्रंट इनिशियल मार्जिन टू टेक ए शॉर्ट पोजीशन, और बाई साइड में भी वही है, इनिशियल मार्जिन पे करना होगा। शॉर्ट पोजीशन इज एक्सपोज टू मार्केट रीजन, M2M जिसको बोलते हैं अपने, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन में भी दे हैव एन एक्सपोजर टू M2M। ये डिफरेंस वो लोगों ने क्यों निकाला है ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ओपन शॉर्ट पोजीशन में रिजल्ट इन गिविंग फिजिकल डिलीवरी, मतलब बेसिकली अगर आप सेल साइड पे हैं तो आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन अगर आपका पोजीशन कटा हुआ नहीं है तो आपको डिलीवरी मीट करनी पड़ेगी, आपको डिफॉल्ट करना अलाउड नहीं है। हाउएवर आप सौदा जब स्क्वायर ऑफ कर लेंगे तो ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एक्सपायरी के पहले अगर आप सौदा स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं तो आपका सेल पोजीशन खत्म हो जाएगा, बट अगर आपका ओपन सेल पोजीशन रह गया तो आपको डिलीवरी देना पड़ेगा। ओपन लॉन्ग पोजीशन मतलब अगर आपका बाई ऑर्डर ओपन रह गया एक्सपायरी के दिन तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, आपको परचेज करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट। सेल पोजीशन कैन बी स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द सेम डे और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए आपने ट्रेड लिया, कोई भी दिन आप सेम डे भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, आप एक्सपायरी के पहले किसी भी दिन कर सकते हैं। बायर का भी सेम कंडीशन है, जैसे ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है आपका मार्जिन जो ब्लॉक हुआ था वो रिलीज हो जाता है। सेम चीज आपका बायर के केस में भी है। अब एल्गो ट्रेडिंग, देखिए एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली क्या हो गया, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम हो गया जिसमें कंप्यूटर्स ऑर्डर लगाते हैं, इंसान बैठ के ऑर्डर नहीं लगाता है। तो कंप्यूटर्स में पैरामीटर सेट हैं, एक इंसान को बिठा दिया गया है बस उसको मॉनिटर करने के लिए कि कहीं एल्गो कुछ गलत ऑर्डर ना प्लेस कर दे, उसको मॉनिटर करने के लिए बस बिठा के रखा गया है। वो मॉनिटर करते रहेगा लेकिन ऑर्डर कंप्यूटर लगाते रहेगा। वो जो जैसा मार्केट सिनेरियो होगा उसके हिसाब से ऑर्डर प्लेस भी करेगा, ऑर्डर मॉडिफाई भी करेगा, ऑर्डर कैंसिल भी करेगा। और आज के डेट में एग्जीक्यूट होने वाले 30 to 40% ट्रेड्स कमोडिटी मार्केट में एल्गो ट्रेड्स हैं, और इक्विटी मार्केट में अराउंड 25% एल्गो ट्रेड्स हैं एग्जीक्यूट होने वाले। और इसमें लॉजिक्स वगैरह सेट किए जाते हैं, अलग अलग रूल्स वगैरह सेट किए जाते हैं। ज़्यादा पढ़ के जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं, तो वो चीज़ हो गई। HFT, सो देखिए एल्गो ट्रेडिंग इज परमिटेड अंडर दिस सर्कुलर 27 सितंबर 2016। हाउएवर एल्गो ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट पहले से ही है, FMC के रूल्स से तब, अब सेबी के रूल्स आ गए हैं। अच्छा, HFT इज बेसिकली पार्ट ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है? विद इन अ ब्लिंक ऑफ सेकंड, हो सकता है कि आपको दिखाई भी ना दे तब तक वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। दिस इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट में लिक्विडिटी कमी होने के कारण सिर्फ 3 से 4 प्रोडक्ट में होते हैं, ठीक है, जिसमें एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक क्रूड है, क्रूड भी अभी कम हो चुका है, और एक आपका ग्वारगम ग्वारसीड है। तो ये 3 से 4 प्रोडक्ट ही हैं जिसमें ऐसा है। क्रूड में आज के डेट में कम हो चुका है, HFT बहुत कम हो चुका है, लेकिन आपका गोल्ड और सिल्वर में HFT आज भी है। सो वो इमीडिएट 1 सेकंड में ऑर्डर थ्रो होगा, बाई होगा, सेल होगा, दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो बीच का गैप रहेगा वो ब्रोकर की प्रॉफिट आ गई। और वो ब्रोकर कैसे रेंज लगाता है? ब्रोकर ऐसे रेंज लगाता है कि उसको एट द मैक्स उसके जो कॉस्ट हैं प्लस कुछ अमाउंट ऑफ मनी उसको मिल जाए।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। ट्रेडिंग आवर्स, देखिए एग्री कमोडिटीज के लिए ट्रेडिंग आवर मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 9 PM है, ऑल्दो मैक्सिमम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज 5 बजे तक ही ट्रेड करती हैं। कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल रेफरेंसिंग जिनकी है वही 9 बजे तक ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट 5 बजे तक ही ट्रेड करते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आपके रात को 11:30 तक ट्रेड करते हैं। और जब डे लाइट सेविंग रहती है, मान लीजिए जब ये क्या नाम है विंटर रहता है तो डे लाइट सेविंग चलता है यूएस में, उस समय क्या होता है वो ट्रेडिंग टाइम एक्सटेंड हो जाती है 11:55। अच्छा, उसके पहले ना 10 बजे से मार्केट स्टार्ट होता था अपना, बट अब 9 बजे से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। कमोडिटी मार्केट बहुत रिसेंटली 9 बजे से स्टार्ट हुआ है। एंड एक्सचेंजेस आर अलाउड टू फिक्स देयर ओन टाइमिंग विद इन द अबव स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। एमसीएक्स सुबह 9 बजे से 11:55 तक चलता है। एनसीडीएक्स में कुछ प्रोडक्ट्स 9 बजे तक चलते हैं रात में, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स उसके 5 बजे तक चलते हैं। ट्रेडिंग पैरामीटर्स, देखिए कोई भी नया प्रोडक्ट जब स्टार्ट होगा ना ट्रेडिंग के लिए, तो एक नया बेस प्राइस उसको दिया जाता है कि इस बेस प्राइस से हम इसकी ट्रेडिंग मानेंगे। ओपन, हाई, लो एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मान लीजिए आज फर्स्ट डे ट्रेडिंग हो गई, कल सुबह जब मार्केट खुलेगा तो वो फर्स्ट जो टिक लगेगी वो होगा ओपन प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब आज की क्लोजिंग प्राइस। दिन का हाई मतलब हाई, दिन का लो मतलब लो। सर्किट फिल्टर्स, बेसिकली देखिए कोई भी प्रोडक्ट में ना फिल्टर्स लगे रहते हैं कि इतना पे जाएगा तो सर्किट लगेगा, इतना परसेंट वेरिएट कर गया, इतना परसेंट प्राइस किसी एक सिंगल डायरेक्शन में चला गया तो सर्किट लग जाएगा। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, इक्विटी मार्केट में 5%, 10%, 20% ऐसे सर्किट फिल्टर्स हैं। कमोडिटी में अलग है। कमोडिटी में गोल्ड में आपको 4% का सर्किट फिल्टर है, फिर वो 2% रिलैक्स होता है, 6%, फिर वो रिलैक्स होता है, फिर वो 3% रिलैक्स होकर 9% जाता है। क्रूड में कैसा है, 4% पे सर्किट है, फिर 6% पे, फिर 9% पे, 3% करके बढ़ते रहता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग सर्किट फिल्टर्स हैं। सेटलमेंट प्राइस, एक तो डेली सेटलमेंट होती है जो कि क्लोजिंग प्राइस हुई, और एक फाइनल सेटलमेंट जो ड्यू डेट रेट जिसको अपने बोलते हैं। बेसिकली क्या हो गया, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ उस दिन स्पॉट में जो लास्ट प्राइस आपको मिलेगा वो होगा ड्यू डेट रेट, ठीक है, वो हो गया आपका फाइनल सेटलमेंट प्राइस। और जो डिफरेंस रहेगा डेली बेसिस पे M2M कैलकुलेट होता है और लास्ट डे का भी M2M निकलेगा और वही M2M लास्ट में चेंज हो जाएगा। डिलीवरी प्रोसेस, देखिए दो तरह, मतलब हर एक्सचेंजेस में ना, कमोडिटी एक्सचेंज में मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कंपलसरी डिलीवरी है, मतलब अगर आप लास्ट डे तक हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको कंपलसरी डिलीवरी लगेगी ही लगेगी। कुछ में है आपको ऑप्शन दिया जाता है, आपको चूज करना है कि आपको नहीं करना है। कुछ में है कि सेलर ऑप्शन है, और कुछ प्रोडक्ट कैश सेटल्ड है, जैसे क्रूड में कैश सेटल्ड है बिकॉज मिनिस्ट्री ने परमिशन नहीं दिया है उसको डिलीवरी करने का। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर कमोडिटी फॉर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव एक्सचेंजेस, देखिए सेबी ने ना अराउंड 120 प्रोडक्ट्स के नाम दे दिए हैं जो कि वो ट्रेड करा सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्राइटेरिया क्या क्या है, 120 उन्होंने नाम दिए हैं कमोडिटीज़ के जिस पे ट्रेडिंग हो सकती है। हाउएवर खाली 30 से 35 पे ट्रेड होता है। क्यों? क्योंकि हर कमोडिटी का डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन सेम नहीं होता है, वॉल्यूम और मार्केट भी सेम नहीं होता है, ठीक है। एक्सचेंजेस में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ट्रेड कर सकते हैं। अब बाजार में बिकने वाला एप्पल नहीं बिक सकता एक्सचेंज में, राइट। गोल्ड सिल्वर बिक सकता है, क्यों? क्योंकि गोल्ड सिल्वर में स्टैंडर्डाइजेशन होती है, प्योरिटी का बेंचमार्क होता है, तो इस तरीके से। अब प्राइजेस शुड बी वॉलेटाइल टू नेसेसिएट द हेजिंग ड्यूरिंग द हेजिंग थ्रू डेरिवेटिव। देखिए अगर मान लीजिए नॉर्मल बाइंग सेलिंग ही करनी है तो आप फिजिकल मार्केट से ही कर लेंगे ना, एक्सचेंज में क्यों आएंगे? एक्सचेंज में हेजिंग करनी होती है, तो प्राइस उतनी वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने देखा है कि हाँ कुछ प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, उसमें हेजिंग का रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो प्रोडक्ट को लोग लाते हैं एक्सचेंजेस में। कमोडिटी शुड बी फ्री फ्रॉम सब्सटेंशियल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशन डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करने चाहिए उन चीज़ों पे। तो कुछ प्रोडक्ट्स पे ही क्यों हो पाता है? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जैसे कोल है, कोल में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल है और कोल इंडिया ही प्राइस डिटरमाइन करता है, तो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट कंट्रोल है।
कुछ कुछ सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल डीजल, उसमें गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। ऑल्दो बोलते हैं कि हम लोग ओपन मार्केट में हैं, बट ऐसा नहीं है। बट जैसे गोल्ड सिल्वर है, वो इंटरनेशनल मार्केट से डिटरमाइन होता है। आप अपने टैक्सेस लगा सकते हैं, बट हमारा मार्केट उसको फैक्टर इन कर लेता है, तो वो चीज़ें हैं। फिर commodity should be homogeneous and alternatively it should be possible to specify a standard। इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट है उसका एक सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए या एक टाइप का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कलकत्ता में अलग मिलता है और अहमदाबाद में अलग मिलता है, राइट। गोल्ड 995 प्योरिटी का आप कलकत्ता मिले या आप अहमदाबाद मिले, सेम मिलता है। कमोडिटी शुड बी स्टोरेबल, हाँ, पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सेव है, वो 2 दिन में तो पेरिशेबल हो जाता है, तो उसको रख के करेंगे क्या। बट गेहूँ आप रख सकते हैं, क्योंकि गेहूँ लोग सालों साल रखते हैं। चावल आप रख सकते हैं, लोग 1 साल चावल रख लेते हैं। हाँ, एक स्टोरेज कंडीशन मीट करना पड़ेगा आपको, ताकि खराब ना हो जाए, कीड़े ना लग जाए, लेकिन आप उसको रख सकते हैं। पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं होते हैं वो, राइट। अब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन इन लोगों ने जो दिया है ना, आप पढ़ लीजिएगा, मुझे बताने लायक कुछ नहीं है इसमें। इतने सारी चीज़ें इसमें होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट, ट्रेडिंग यूनिट, लॉट साइज, प्राइस कोड, कहाँ से कोटेशन लिया जाएगा, क्या इनिशियल मार्जिन होगा, क्या अदर मार्जिन होगा, क्या डिलीवरी सेंटर होंगे, क्या लॉजिक होगा, क्या क्वांटिटी होगी, क्या टेंडर पीरियड होगा, पेन पे और कैसे होगा, सब इसमें लिखा हुआ है। अब 5 कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल देखिए। 5 एक्सचेंजेस हैं जो कमोडिटी डेरिवेटिव चलाते हैं, NSE, BSE, MCX, NCDX, ICX। NSE BSE का हार्डली 1 से 2% मार्केट शेयर है, 95% MCX का है, 3% है आपका NCDX का और 1% से बिलो है आपका ICX का, ठीक है। अब सेबी ने क्या किया है, लोगों के 5 एक्सचेंजेस से एक सबसे एग्जाम्पल उठा के यहाँ पे दे दिया है। ये आप पढ़ लीजिएगा, मेरा बताने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बुक का लिंक है, आप पढ़ लीजिएगा उससे। ये इन लोगों ने NSE से लिया है, कॉटन का इन लोगों ने BSE से लिया है, क्रूड का इन लोगों ने MCX से लिया है। अब कॉटन और गोल्ड ये लोगों ने MCX का क्यों नहीं लिया, ये लॉजिक पता नहीं मुझे, लेकिन कॉटन और गोल्ड अगर एक्चुअल ट्रेडिंग आपको देखनी है तो MCX का ही देखिए, क्योंकि उसी पे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। इन लोगों ने लिया है, सेबी को पार्शियलिटी नहीं करनी थी, इसलिए हर एक्सचेंज से एक ले लिया उन लोगों ने। बट अगर एक्चुअल वे में डिलीवरी का देखने जाएंगे तो आपका MCX पे ही ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं। क्रूड इन लोगों ने MCX का लिया है, कैस्टर सीड इन लोगों ने NCDX का लिया है, और सोयाबीन इन लोगों ने ICX का लिया है। तो सोयाबीन इन लोगों ने ICX का ले लिया है। इसे मैंने बताने लायक कुछ नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर चेंज इन 1 टिक, ठीक है। मान लीजिए टिक वैल्यू किसी में 1 रुपये दी हुई है, ठीक है। तो लॉट साइज इंटू कोटेशन फैक्टर इंटू टिक साइज। अब गोल्ड 10 ग्राम का कोट रहता है और कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 1 kg का है। तो अगर मान लीजिए टिक साइज 1 रुपया है, तो टिक वैल्यू कितनी हो गई, लॉट साइज 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 इक्वल टू 100 रुपीज। तो एक टिक पे 100 रुपये का डिफरेंस आता है गोल्ड पे। जिंक मान लीजिए 5 मेट्रिक टन का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 kg का आपका दिया रहता है, राइट, कोटेशन। तो टिक साइज कितना है, 0.05। तो टिक साइज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इतना आ रहा है 250 रुपये पर टिक पे, 250 रुपये का डिफरेंस होगा। टिक साइज इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर अल्गो ट्रेडर्स एज वेल एज हेजर्स एंड स्पेकुलेटर्स। क्यों, क्योंकि कितना टिक पे उनको सौदा काटना। देखिए, जो आप सौदा एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, उसमें गवर्नमेंट चार्जेस लगने हैं, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस लगने हैं, सिक्योरिटी लगना है, सेबी के चार्जेस लगने हैं, ब्रोकर का ब्रोकरेज लगना है, सब कुछ लगना है। तो कितने टिक के बाद आपको प्रॉफिट आ सकता है, या कितने टिक के बाद आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो सकता है, वही इसमें देखा जा रहा है। ऑर्डर टाइप्स, बाई और सेल ऑर्डर, कितने नंबर ऑफ लॉट होंगे, कौन सी एक्सपायरी का होगा और किस प्राइस पे होगा। जो ट्रेडर्स वर्क स्टेशन होते हैं, बेसिकली मान लीजिए आपके किसी ब्रोकर का ऐप हुआ या आप किसी डीलर का टर्मिनल देखेंगे, तो उसमें जो बेस्ट बाई एंड बेस्ट सेल ऑर्डर्स दिख रहे होंगे, तो 5-6 बाई 5-6 सेल दिख रहा हो, ये चीज होता है। प्राइस रिलेटेड कंडीशन ऑर्डर, मान लीजिए आपने मार्केट का ऑर्डर नहीं लगाया, आपने बोला कि मुझे 1000 रुपीज़ भले प्राइस चल रहा है, आपने 999 पे बाई का ऑर्डर लगाया,
ठीक है, और किसी सेलर ने 1010 पे सेल का ऑर्डर लगा के रखा है, जब तक दोनों के प्राइस मीट नहीं होते हैं तब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो स्पेसिफिक प्राइस देना इज कॉल्ड प्राइस ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर सॉरी। मार्केट ऑर्डर क्या हो गया? मार्केट ऑर्डर ये हो गया कि आपने बाई कर लिया सीधा, उस समय जो भी प्राइस पे सेल हो रहा होगा आपने डायरेक्ट बाई कर लिया, आपने कोई प्राइस नहीं लगाया। तो मान लीजिए 20 रुपये ऊपर भी प्राइस चल रहा है ना, तो आपका डायरेक्ट बाई हो जाएगा उस लेवल पे। स्टॉप लॉस ऑर्डर बेसिकली मान लीजिए आपने ट्रेड लगा के रखा है कि गोल्ड ऊपर जाएगा, बाई करके रखा है कि गोल्ड ऊपर जाएगा, तो किसी मान लीजिए गोल्ड नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो आप लॉस बियर करेंगे, उससे ज़्यादा लॉस बियर नहीं करेंगे, तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लेते हैं। मान लीजिए 45,000 पे गोल्ड चल रहा है, आपको लगता है गोल्ड ऊपर जाने वाला है, पर 1 रुपी उसमें 100 रुपये का लॉस है, राइट। तो आपने क्या लगाया कि 44,900 पे जब आएगा तो मेरा ऑर्डर कट जाएगा, सो दैट 100 रुपये जो नीचे है तो 10,000 का लॉस में आपका कट गया। अगर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाया होता और गोल्ड मान लीजिए 44,000 चला गया तो आपका 1 लाख रुपये का लॉस हो जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? देखिए मान लीजिए आपने 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था गोल्ड में, अभी मान लीजिए प्राइस आपका ऊपर भागना चालू हुआ तो 44,500 तक चला गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस अब 44,900 पर थोड़ी लगाएंगे, आप अपना स्टॉप लॉस और ऊपर करेंगे, तो उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आप धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया है तो धीरे 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 आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर बढ़ते जाएगा। तो मान लीजिए गोल्ड 100 रुपये ऊपर बढ़ा है तो 45,100 अगर गोल्ड प्राइस हो गया है तो 45,000 हो जाएगा नया आपका स्टॉप लॉस। टाइम रिलेटेड ऑर्डर्स, डे ऑर्डर मतलब आपने सुबह ऑर्डर लगाया, शाम तक अगर नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। गुड टिल डेट ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर डेट दे दिया। देखिए ये फैसिलिटी हर जगह नहीं मिलती है, हर ब्रोकर के यहाँ मिलती नहीं है, तो अपने लेकिन फिर भी जान लेते हैं। गुड टू ट्रेड मतलब क्या हो गया, जब तक वो डेट है, मान लीजिए आपने दे दिया कि 31 मार्च तक ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, अगर 31 मार्च तक वो प्राइस अगर आया तब तक वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। गुड टिल कैंसिल, इसका मतलब जब तक आपने खुद से कैंसिल नहीं किया तब तक वो कैंसिल नहीं होगा। इमीडिएट और कैंसिल मतलब आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, आपने ऑर्डर प्लेस किया, अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल कर देगा उसको सिस्टम। मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलिंग ऑफ ऑर्डर, ए मेंबर इज परमिटेड टू मॉडिफाई और कैंसिल हिज ऑर्डर्स, ऑर्डर कैन बी मॉडिफाइड बाय इफेक्टिंग चेंजेस इन द ऑर्डर इनपुट पैरामीटर। मान लीजिए आपने 10 रुपये पे बाई लगा के रखा है, अब आपको लगता है कि नहीं 10 रुपये तो आ ही नहीं रहा है, तो आपने 10.5 कर दिया प्राइस, तो आपका फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है, उसको बोलते हैं मॉडिफाइंग। और मान लीजिए 10 रुपये आपने बाई लगाया, आपको लगता है कि यार नहीं मेरे को नहीं करना है ट्रेड, आप कैंसिल कर सकते हैं, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक आप कर सकते हैं। ट्रैकिंग ऑफ कमोडिटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन प्राइसेस, देखिए मार्केट वॉच प्रोवाइड करता है जो एक्सचेंज अपने ट्रेडर वर्क सिस्टम पे, और ब्रोकर्स को भी जो ऐप वगैरह में, या अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाएं, मनी कंट्रोल वगैरह या फिर एक्सचेंजेस की वेबसाइट पे जाएं, तो उस पर प्राइस आपको दिखते रहते हैं। हाउएवर रियल टाइम आपको या तो ब्रोकर के ऐप पे मिलता है या फिर ब्रोकर के ट्रेडर वर्क स्टेशन पे, जो टर्मिनल जिसको अपने बोलते हैं, उस पर मिलता है। उसमें सब कुछ दिखता है, उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या सिंबल है, क्या कमोडिटी प्राइस है, लास्ट क्या प्राइस था, प्राइस कोटेशन क्या चल रहा है, बाई और सेल प्राइस क्या क्या चल रहा है, पूरा एक चार्ट दिखता है, इतना पे बाई लगा हुआ है, इतना पे सेल लगा हुआ है, ठीक है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखता है आपको, एवरेज ट्रेडेड प्राइस दिखता है, बाई क्वांटिटी सेल क्वांटिटी दिखता है, क्या एक्सपायरी पीरियड होगी, क्या टेंडर होगा, इतने डिटेल्स एक्चुअली दिखते हैं ऐप में। कोई भी आप ब्रोकर के ऐप देखेंगे तो मैक्सिमम ये सब डिटेल्स जरूर दिखते हैं। तो चलिए ये चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं।